व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और मेरे प्यारे बच्चों का मैं वेलकम करता हूं हमारे इस चैनल पर ग्रेविटी सर्कल पर। और हम लोग क्लास 12th में पिछले वीडियो में हम लोगों ने कैटलिस्ट और शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट की बात कर ली थी। और आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंजाइम कैटलिस्ट। एंजाइम कैटलिस्ट तो नाउ गाइस, एंजाइम कैटलिस्ट क्या होता है? आप सब लोग कैटलिस्ट का मतलब तो जानते हैं। हाँ सर, हमको कैटलिस्ट का मतलब पता है कि कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेस दैट कैन ऑल्टर द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, यूजुअली इंक्रीजेस द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन इट। पर सर, ये कैटलिस्ट के आगे एंजाइम लगाने का क्या मतलब है? एंजाइम्स क्या होते हैं? तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर द नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स। क्या होते हैं? दीज आर द नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स। मतलब ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। दूसरा, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। यानी कि अगर आप एंजाइम के नेचर को चेक करो तो बेसिकली ये कौन से नेचर के होते हैं? प्रोटीन। मतलब कोई भी एंजाइम अगर आपके पास में है तो वो नाइट्रोजीनस कंपाउंड होना चाहिए और वो प्रोटीन होना चाहिए। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मेरे प्यारे बच्चों। प्रोटीन एक बहुत बड़ा कंपाउंड होता है जिसको अगर मैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ूं तो मुझे अमाइनो एसिड्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपके पास में एक एक लंबी ट्रेन है, तो एक लंबी ट्रेन आपका प्रोटीन हो गया। लंबी ट्रेन, जो छुक छुक गाड़ी जो होती है, वो आपका कौन है? प्रोटीन। अब जब आप उस ट्रेन को तोड़ोगे तो आपने एक डब्बा अलग कर दिया, दूसरा डब्बा अलग कर दिया, तीसरा डब्बा अलग कर दिया, चौथा डब्बा अलग कर दिया। तो ये जो एक एक डब्बे, एक्चुअली डब्बों को डब्बे से डब्बा जोड़कर आपने ट्रेन बनाई। तो जो एक एक डब्बा है ये होता है अमीनो एसिड्स। एक एक डब्बा जो होता है वो क्या होता है? अमीनो एसिड्स। सो बेसिकली प्रोटीन कैसे बनता है? अमीनो एसिड्स को जोड़ जोड़ के। क्या बात समझ में आ गई? तो एंजाइम्स, बेसिकली एंजाइम्स है क्या? एंजाइम्स आर प्रोटीन। मतलब एंजाइम भी किससे मिलकर बने हैं? अमीनो एसिड से। ठीक है सर, एक बात समझ में आ गई कि एंजाइम प्रोटीन होते हैं। एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ठीक है, प्रोटीन कैसे बनता है? अमीनो एसिड से। तो क्या मैं कह सकता हूं कि एंजाइम भी अमीनो एसिड से बनते हैं? जी हां, एंजाइम्स भी अमीनो एसिड्स को जोड़ जोड़ के एक बड़ी सी कंपाउंड बना सकते हैं। तो सर, ये नाइट्रोजीनस कंपाउंड कहने का क्या मतलब है? क्या प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है? क्या अमीनो एसिड में नाइट्रोजन होता है? तो जी हां, अमीनो एसिड्स आर नाइट्रोजीनस कंपाउंड। कैसे? मैं आपको बताता हूं। अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर देखिए, एक कार्बन होता है, क्योंकि एसिड वर्ड है इसलिए यहां पर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड लगाना होता है। अमाइनो का मतलब होता है अमाइन ग्रुप, यानी कि NH2 ग्रुप। तो ये आ गया आपका नाइट्रोजन। देखो, अमाइनो एसिड में एक हाइड्रोजन होता है। किसी भी अमाइनो एसिड में ये 1, 2 और 3 चीजें, यानी इस सेंटर कार्बन से एक हाइड्रोजन, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक अमीनो ग्रुप, ये होना कंपलसरी है। और जो चौथा बॉन्ड होता है उस पर हम लोग चेंज कर सकते हैं। R लगा सकते हैं, OH लगा सकते हैं, COOH लगा सकते हैं, NH2 लगा सकते हैं, CH2 CH2 लगा सकते हैं। जो इच्छा वो लगा सकते हैं। उस हिसाब से अमीनो एसिड का नाम बदलता जाएगा, बट ये अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हैं अमीनो एसिड में नाइट्रोजन है। जब ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन ही क्या है? एंजाइम है। क्या बात समझ में आ गई? जो गंगाधर है वही शक्तिमान है, जो शक्तिमान है वही गंगाधर है।
समझ में आ रही बात आप लोगों को? जो रोहित मेहरा है वही क्रिश है, जो क्रिश है वही रोहित मेहरा है, वही मेरा बेटा है, उसी को आप क्रिश बोलते हैं। क्या है बात समझ में आ गई आप लोगों को? कोई दिक्कत? पक्की बात। तो एंजाइम के बारे में आई थिंक सबसे पहली और सबसे बेसिक बात हमको पता चल गई दैट एंजाइम्स आर द नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स एंड आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। अब एक बात समझो, एंजाइम्स बनते कहां हैं? तो एंजाइम्स आर फाउंड इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। यानी कि दुनिया में जितनी है नफरतें, नहीं सॉरी, दुनिया में जितने हैं एनिमल्स और दुनिया में जितने हैं प्लांट्स, उनकी बॉडी के अंदर बनने वाले कंपाउंड्स जो नाइट्रोजीनस होते हैं, प्रोटीनेशियस नेचर होते हैं, यानी एंजाइम्स होते हैं। तो कोई भी एंजाइम कहां बनता है? एनिमल की बॉडी के अंदर या प्लांट्स की बॉडी के अंदर। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, दे आर फाउंड inside animals, these are found inside animals and plant bodies। एनिमल्स और प्लांट की बॉडीज के अंदर पाए जाने वाले नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स या प्रोटीन्स, दैट इज एंजाइम्स, जो एनिमल और प्लांट की बॉडी के अंदर ही मिलते हैं, उसे क्या बोला जाता है? एंजाइम्स। मतलब सारों को नहीं बोलते। समझ में आ गई ना बात आप लोगों को? तो बेसिकली एंजाइम की अगर आपसे कोई डेफिनेशन बोलता है तो आप एंजाइम की डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? दैट एंजाइम्स आर द नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स, दीज आर द नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स which are protein in nature, which are protein in nature having। एक बात बताता हूं, आप खुद सोचो। जैसा मैंने आपसे कहा कि प्रोटीन एक लंबी चेन होती है। आप एक काम करो, आप इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालो। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और आर की जगह पर OH लगा दो, COH लगा दो। मतलब इस एक अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूलर मास ही बहुत ज्यादा है। और ऐसे 100, 200, 500, 1000 जब अमाइनो एसिड जुड़ते हैं तो एक प्रोटीन बनता है। तो आप समझ रहे हो, एक अकेले प्रोटीन का मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा हाई होता है। तो हम यहां पर इसका एंजाइम का एक प्रॉपर्टी और लिख लेते हैं, दैट दीज आर हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड्स। तो हम यहां पर लिखेंगे एंजाइम्स आर द नाइट्रोजीनस कंपाउंड विच आर प्रोटीन इन नेचर हैविंग अ हाई मॉलिक्यूलर मास एंड आर फाउंड naturally that is inside an animal or plant, या ऐसा भी बोल सकते हैं which are prepared inside animal और प्लांट बॉडी, यानी जो एनिमल और प्लांट की बॉडी के अंदर प्रिपेयर्ड हो, उसे एंजाइम बोला जाता है। तो क्या एंजाइम के बारे में आप लोगों को एक बेसिक आइडिया लग गया? क्या एक बेसिक बात पता चल गया कि एंजाइम क्या होता है? तो एंजाइम क्या है? प्रोटीन है, अमाइनो एसिड से बनता है, नाइट्रोजीनस कंपाउंड इसलिए कहलाता है क्योंकि नाइट्रोजन है, और हाई मॉलिक्यूलर मास होता है, और एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडी के अंदर मिलता है। यानी हमारी बॉडी के बाहर एंजाइम नहीं बन सकता, नहीं बनता, नेचुरली नहीं बनता। आर्टिफिशियली तो हम लोगों ने दुनिया में सभी कर लिया है। जब हम लोग वायरस बना सकते हैं कोरोना, तो ये बेचारा एंजाइम की क्या बकत है। लेकिन यूजुअली प्लांट और एनिमल की बॉडी के अंदर ही बनता है। फटाफट जरा इतना छापो। क्या इसके अंदर कोई परेशानी? क्या हमें एंजाइम समझ में आ गया? नाउ हम एंजाइम कैटलिस्ट, यानी हम एंजाइम को कैटलिस्ट बोल रहे हैं। तो क्या एंजाइम को कैटलिस्ट बोलना ठीक है? जी हां, एंजाइम को कैटलिस्ट बोलना ठीक है, क्योंकि एंजाइम का काम ही क्या होता है? बॉडी के अंदर होने वाली जितनी केमिकल रिएक्शंस हो उसको कैटेलाइज करना। नाउ
बायोलॉजी स्टूडेंट इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं दैट बायो का मतलब होता है लिविंग, बायो का मतलब होता है लिविंग। तो लिविंग बॉडी के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शन को बायोकेमिकल रिएक्शंस बोला जाता है। तो व्हाट आर एंजाइम कैटलिस्ट? एंजाइम्स आर फाउंड टू कैटेलाइज, एंजाइम्स आर फाउंड टू कैटेलाइज द biochemical reactions, that is reactions which are taking place, that is reactions which are taking place inside or in a living body। एक लिविंग बॉडी के अंदर होने वाली जो भी केमिकल रिएक्शन होती है, यानी कि बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, उसे कैटेलाइज करने का काम कौन करता है? एंजाइम्स। इसीलिए एंजाइम्स को क्या बोला जाता है? एंजाइम को कैटलिस्ट के तौर पर हमें यूज करना होता है। तो व्हाई एंजाइम्स? बिकॉज एंजाइम्स आर फाउंड टू कैटेलाइज द बायोकेमिकल रिएक्शंस। व्हाट आर बायोकेमिकल रिएक्शंस? बायो का मतलब क्या सिखाया? लिविंग बॉडी के अंदर होने वाली जो भी केमिकल रिएक्शंस होती है उसे बायोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। अब लेट मी टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने खाना खाया, बिल्कुल सीधी सी बात समझना, आप लोगों ने खाना खाया। यूजुअली आप सब लोगों को पता होता है आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, आपके खाने में प्रोटीन्स होते हैं, एक्सेट्रा। वैसे तो बहुत सारी चीजें होती है, विटामिन, फैट, मिनरल, बहुत सारी चीजें होती है, बट प्रिसाइजली हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ शुगर। लॉन्ग चेन पॉलीमर्स ऑफ शुगर मतलब जो शुगर होती है, जो शक्कर हम लोग खाते हैं या ग्लूकोज हम लोग जो खाते हैं, उसकी ये लॉन्ग चेन, यानी जैसे अभी हमने देखा ना, अमाइनो एसिड से अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड जुड़ के प्रोटीन बनाया, वैसे ग्लूकोज 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 या शुगर 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 जुड़ के क्या बनाएंगे? कार्बोहाइड्रेट। अब जैसे ही आपने खाना खाया, आपकी बॉडी खाने को डाइजेस्ट करती है, आप लोगों के माउथ में सलाइवा होता है। तो जैसे ही सलाइवा के कांटेक्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर अपन एग्जांपल लेकर चलते हैं स्टार्च का। स्टार्च क्या होता है? अब आयरन मैन के फैन आ जाएंगे, स्टार्च, स्टार्क, टोनी स्टार्क, आई एम आयरन मैन। नहीं 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 स्टार्च क्या होता है? आपने देखा होगा, जैसे आपके घर में फॉर एग्जांपल आपने चावल बनाओ, अगर कुकर में चावल बन रहे हैं तो कुकर सीटी मारेगा, सीटी के साथ पानी आ जाएगा, ऐसा पानी मारेगा, और जब कुकर के बाहर पानी आएगा तो पानी तो वेपोराइज हो जाएगा, लेकिन कुकर के ऊपर एक व्हाइट कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। तो वो एक्चुअली व्हाइट कलर का जो सब्सटेंस होता है वो स्टार्च कहलाता है। आप अगर आलू बॉईल करोगे तो बॉईल करते वक्त आलू में से व्हाइट कलर का एक सब्सटेंस निकलता है, उसको हम बोलते हैं स्टार्च। तो जैसे स्टार्च बाहर आया, यानी आपने खाने में स्टार्च खाया, यह हमारे माउथ के सलाइवा के कांटेक्ट में आता है। सलाइवा इसको पार्शियली डाइजेस्ट करके माल्टोस और माल्टेज नाम की शुगर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। माल्टेस या माल्टोस नाम की शुगर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। फिर ये हमारे इंटेस्टाइन्स में जाता है। इंटेस्टाइन्स में जाने के बाद ये अल्टीमेटली काय में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज के अंदर, और ग्लूकोज सिंपलेस्ट फॉर्म है। फिर ये ग्लूकोज हमारी अलग अलग सेल्स के अंदर जाकर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किया जाता है, जिससे हमें मिलता है CO2, हमें मिलता है H2O और हमें मिलती है एनर्जी। एनर्जी का मैं अभी यूज कर रहा हूं, पानी आप देख रहे हो मेरे को पसीने के फॉर्म में निकल रहा है, और CO2 गैस मेरी नाक में से निकल रही है। तो एक्चुअली जो हम लोग खाना खाते हैं उससे हमें इस प्रकार एनर्जी हमारी बॉडी बनाती है। तो आप देखो, ये भी एक तरीके की केमिकल रिएक्शन है। खाना खाना
और खाने को डाइजेस्ट करना पूरी की पूरी एक केमिकल प्रोसेस है। क्या ये बात समझ में आ रही है? मतलब खाना खाना, खाने को पचाना और खाने के पार्टिकल्स से एनर्जी लेना इज अ केमिकल प्रोसेस। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई? ना सर फैक्ट क्या सिखा रहे थे आप, तो उसकी बात करो, फालतू बात मत करो, बायो मत सिखाओ, बायो से हमें नफरत है, ठीक है, हमको मैथ से नफरत है। चलो, तो फैक्ट क्या सिखा रहा था मैं, देखो, अगर आपकी बॉडी में से मैं एंजाइम्स गायब कर दूं, इफ द एंजाइम्स विच आर यूज्ड इन द डाइजेशन ऑफ फूड, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जो भी एंजाइम्स आपकी बॉडी में होते हैं, इफ वो रातों रात आपकी बॉडी से खत्म हो जाए, आपको मालूम नहीं पड़ा अभी, अब आप दोपहर में आए, आपके घर में बढ़िया खाना बना है, दाल चावल सब्जी रोटी मिठाई स्टार्टर XYZ हर चीज बनी है, आपने प्रॉपर कंप्लीट मील दोपहर में खाया। अब आप एक बात बताओ, दोपहर में अच्छा भरा पूरा खाना खाने के बाद आपको भूख कितनी देर बाद लगेगी? वैसे तो हफ्सी हो 2-4 घंटे बाद फिर खाने को ढूंढोगे, पर फिर भी एक एवरेज इंसान को लगभग 6 घंटे बाद फिर भूख लग जाएगी। मतलब अगर किसी इंसान ने दोपहर में 2 बजे लंच किया तो 8 साढ़े 8 बजे उसको डिनर चाहिए। लेकिन अगर आपकी बॉडी में से ये एंजाइम मैं हटा दूं जो खाने को डाइजेस्ट करने में मदद कर रहे हैं, वो एक कंप्लीट मील जो अभी आपने दोपहर में 2 बजे खाया है उसको पूरी तरह डाइजेस्ट होने में आपकी बॉडी को 49 ईयर्स लगेंगे, 49 या 50 ईयर्स। तो एक बात ध्यान रखिएगा, 50 ईयर्स 50 साल लगेंगे टू डाइजेस्ट ओनली 1 मील विदाउट एंजाइम्स। यानी अगर आपकी बॉडी में से एंजाइम्स गायब हो गए तो खाने को डाइजेस्ट करने में 50 साल का समय लगेगा, सिर्फ एक टाइम के खाने को। तो समझ रहे हो एंजाइम्स का काम कितना इंपॉर्टेंट है? जो काम आपकी बॉडी विदाउट एंजाइम 50 साल में करेगी, वो विथ एंजाइम्स कुछ घंटों में कर देती है, 50 साल की जगह शायद 5 घंटे में कर देगी। तो एंजाइम्स का रोल समझ में आया? अच्छा, इससे एक बात और पता चल रही है कि एंजाइम कितना फास्ट कर देती है रिएक्शन को। जो रिएक्शन विदाउट एंजाइम यानी विदाउट कैटलिस्ट आपकी बॉडी में इतना काम 50 साल में करेगी, वो कुछ घंटों में हो जाता है। और आप समझ रहे हो रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ा देती है, इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। क्या बात समझ में आ गई? इतना पॉइंट क्लियर हुआ? क्या मैं इसे रब कर सकता हूं? पक्की बात? श्योर? चलिए, क्या गाना गाया कमेंट सेक्शन में लिखो। राइट डाउन द सॉन्ग विच आई हैव। चलिए, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं। कुछ हम एंजाइम्स के एग्जाम्पल्स लेंगे जो हम लोगों को बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जा सकते हैं। सबसे बेस्ट और सबसे फेवरेट आप लोगों का फर्मेंटेशन, जिसके बिना आप लोगों का काम नहीं चलता। अभी देखना चेहरे कैसे खिल उठेंगे मेरे लाडले बच्चों के। हाँ, मजा आ गया। तो प्यारे बच्चों C12 H22 O11 शुगर। अब ये शुगर कहां से मिल सकती है? ग्रेप्स से। तो हम लोगों ने ग्रेप्स की शुगर को इनवर्टेस नाम के एंजाइम की प्रेजेंस में रखा। तो इनवर्टेस इसको काय में तोड़ देगा, इनवर्टेस इसको C6H12O6 प्लस C6H12O6 के अंदर तोड़ देगा। क्या ये बात समझ में आ गई? दैट मीन्स आपके इनवर्टेस नाम के एंजाइम ने एक शुगर को 2 पार्ट में तोड़ा। हम सब लोग जानते हैं शुगर अगर 2 पार्ट में टूट रही तो पहला पार्ट तो ग्लूकोज बनता है, दूसरा पार्ट फ्रक्टोज बनता है। इनके स्ट्रक्चर वगैरह बायो केमिस्ट्री के अंदर सीखेंगे, बायोमोलिक्यूल्स नाम के चैप्टर के अंदर। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इन्वर्शन ऑफ शुगर। क्या बोला मैंने? इन्वर्शन ऑफ शुगर। मतलब अगर आप लोगों को दारू बनानी है, दारू 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 ए दारू दारू दारू, जो ना नाचे उसको दारू नहीं।
क्या था वो, सॉरी, ढिंचक पूजा का कोई सा गंदा गाना आ गया, छी छी छी, तौबा तौबा तौबा, क्या गा दिया, पूरा मूड खराब कर दिया, छी छी छी, सॉरी सॉरी, मेरे मुंह में सैनिटाइजर मारो कोई चलो, तो अगर मैं बोल रहा हूं शुगर, मतलब आप लोगों ने क्या करा, ग्रेप्स ली, ग्रेप्स को क्रश कर दिया, और क्रश करने के बाद में उसमें इन्वर्टेस नाम का एंजाइम मिलाकर उसको पैक कर दिया। तो इन्वर्टेस, अच्छा एक बात मैं आपको बता देता हूं, इन्वर्टेस नाम का एंजाइम एक ईस्ट नाम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में से निकलता है। जैसे ही आप ईस्ट को ग्रेप शुगर के साथ रख दोगे, उसकी बॉडी अपने आप इन्वर्टेस निकालना चालू कर देगी, जो इन्वर्टेस को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इन्वर्जन ऑफ शुगर। अब यहां से आप लोगों ने क्या करा, ग्लूकोज उठाया, मतलब उठाया नहीं, ग्लूकोज पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, या फ्रुक्टोज भी हो सकता है। अब यहां पर एक नया एंजाइम रिलीज होगा, जाइमेस। ये जाइमेस नाम का एंजाइम भी प्यारे बच्चों ईस्ट नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही रिलीज करता है। तो ईस्ट ने क्या करा, जाइमेस नाम का एंजाइम रिलीज किया। अब देखो ईस्ट एक ही है, ये वही ईस्ट है जो आपने प्रोसेस की शुरुआत में मिलाया था, यानी जब आपने शुगर ग्रेप्स को क्रश करके पीस के जब आपने उसमें ईस्ट मिलाया था, तो ईस्ट की बॉडी ने देखा अभी मेरे चारों तरफ कौन है, शुगर, तो उसने इन्वर्टेस निकाला। क्यों इन्वर्टेस निकाला, क्योंकि इन्वर्टेस एक कैटलिस्ट है, एक एंजाइम कैटलिस्ट है, और इसका नेचर भी कैसा है, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक नेचर, स्पेसिफिसिटी, ध्यान रखना हर कैटलिस्ट के पास स्पेसिफिक नेचर होता है। तो ईस्ट ने इन्वर्टेस निकाला क्योंकि उसको शुगर को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ना था। अब जब चारों तरफ ग्लूकोज फ्रुक्टोज हो गया, तो ईस्ट की बॉडी ने इन्वर्टेस बनाना बंद कर दिया और अब निकालना चालू करा जाइमेस। जाइमेस एक ऐसा एंजाइम है जो यहां पर आप लोगों को ग्लूकोज को तोड़ के इथेनॉल बनाकर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस को यहां से रिलीज करेगा। और यहां पर शायद 5 और 1 6, 6 दूनी 12, हाँ ठीक है, यहां पर इस तरीके से प्रोसेस होगी। तो यहां पर बन गया आपका इथेनॉल। एंड दिस प्रोसेस, दिस 2 स्टेप्स आर कंबाइनली कॉल्ड एज फर्मेंटेशन, यानी कि फर्मेंटेशन की मदद से शुगर से आपने क्या बना ली, इथेनॉल, विच इज कॉल्ड एज एल्कोहल, जो आप लोग बहुत सेवन करते हो, आप लोगों के द्वारा दिन रात इसका सेवन किया जाता है, इसे दारू बोला जाता है, इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहा जाता है। क्या यह बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? तो ये इन्वर्टेस, ये जाइमेस क्या है, दीज आर एंजाइम्स विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। क्या ये बात समझ में आ गई? फटाफट नोट करो इसको प्यारे बच्चों, फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो, नोट करो, नोट करो, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, पक्की बात? चलिए इसको रब करते हैं। अब अगर मान लो यही ग्लूकोज, यही शुगर, चलो यही शुगर आपने खाई, अब ये शुगर आपने खाई, ये शुगर अब आपने खाई, तो ये शुगर आपके माउथ में और आपकी बॉडी में एक माल्टेस नाम का एंजाइम विच इज फाउंड इन योर बॉडी, ये आपकी बॉडी में माल्टेस नाम का एंजाइम इसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ेगा। सिमिलरली आप शुगर नहीं, आप स्टार्च खाते हो, अब स्टार्च इज अ लॉन्ग चेन पॉलीमर, स्टार्च एक बहुत बड़ा पॉलीमर है, स्टार्च यानी कि ऐसे छोटे छोटे शुगर से बना हुआ होता है। तो आपकी बॉडी में, आपके माउथ में, आपके सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज, जो आपके सलाइवा यानी कि आपके थूक के अंदर होता है, ये इसको काय में कन्वर्ट करता है, ये इसे C12H22O11 प्लस C12H22O11 यानी कि इस तरीके की शुगर को, एक को माल्टेस बोलते हैं, एक को माल्टोज बोला जाता है, तो इस तरीके की शुगर के अंदर इसको कन्वर्ट करता है कौन, सलाइवरी अमाइलेज। तो आप देखो ये भी एक तरीके का क्या हो गया, एंजाइम, यानी सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च को तोड़ रहा है माल्टेस माल्टोज में, माल्टेसेस नाम का एक एंजाइम शुगर को तोड़ रहा है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज के अंदर। क्या ये बात भी आपको समझ में आ रही है? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? ठीक है, अच्छा, अरे माल्टेस तो एंजाइम है, माल्टोस प्लस माल्टोस यानी दोनों माल्टोस होते हैं, और अगर ये शुगर को आप माल्टोस नाम दे दो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये माल्टोस नाम की शुगर को, जो स्टार्च के टूटने से आपके माउथ में बन रही है, फर्दर माल्टेस नाम का एंजाइम इस माल्टोस को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ता है।
तो पहले आप स्टार्च खाते हो जो आपके माउथ में माल्टोस के अंदर टूटता है, बाद में आपकी बॉडी इस माल्टोस को माल्टेज नाम के एंजाइम की मदद से ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज के अंदर तोड़ती है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, फर्मेंटेशन हो गया। ये फर्मेंटेशन नहीं है, हाँ, ये हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताता हूं, आपको मालूम है हमारे बॉडी में हमारा जो पेट होता है, पेट में एक पेप्सिनोजेन नाम का एंजाइम रिलीज होता है। हमारे कहां पर? स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर पेप्सिनोजेन नाम का एंजाइम रिलीज होता है। अच्छा, आपको एक बात और बताओगे, हमारे पेट का एसिड इतना भयानक है कि अगर वो एसिड के अंदर आप अपनी उंगली डिप करो तो आपकी उंगली अंदर डिप तो करोगे लेकिन बाहर नहीं आएगी, जल के खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, चिथड़े चिथड़े हो जाएगी, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, गब्बर। समझ में आ रही है बात आपको? तो पेप्सिनोजेन आपके बॉडी में, स्टमक में एंजाइम रिलीज होता है। अब इस एंजाइम को आपके पेट का हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसे एक्टिवेट करता है, यानी इसे क्या कहा जाता है? इसे प्रो एंजाइम बोला जाता है। प्रो एंजाइम मतलब इनएक्टिव एंजाइम। जैसे ये हमारे पेट में रिलीज हुआ, हमारे पेट में HCl है जिसका pH 1 से 2 के बीच में है, तो तुरंत पेप्सिनोजेन को वो कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर? पेप्सिन के अंदर, जो कि अब क्या हो गया है? एक्टिव हो गया है। क्या ये बात समझ में आ गई? अब पेप्सिन का काम क्या है? पेप्सिन का काम है मेरे प्यारे बच्चे, जो प्रोटीन खाते हैं उस प्रोटीन को ये पेप्सिन नाम का एंजाइम पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स के अंदर तोड़ देता है, यानी कि स्मॉलर फॉर्म में। प्रोटीन एक बड़ी चीज है तो उसको छोटे फॉर्म में तोड़ देता है। अच्छा, प्रोटीन और पेप्सिन भी प्रोटीन है, प्रोटीन प्रोटीन को काट रहा है, लोहा लोहे को काट रहा है, जहर जहर को काट रहा है, चलने तो अपने को कुछ नहीं होना, अपने को तो प्रोटीन डाइजेस्ट करने से मतलब है। तो आप जो प्रोटीन खाते हो उसको आपके पेट में पेप्सिन नाम का एंजाइम पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स में तोड़ता है, बाद में ये इंटेस्टाइन में जाते हैं और वहां पर ये अमाइनो एसिड्स में टूट जाते हैं, और अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी को बिल्ड करने का काम आते हैं। जो हमारी जो मसल्स वगैरह बनती है, हमारी बॉडी में जो मसल्स वगैरह बनते हैं वो ये प्रोटीन की वजह से ही बनते हैं। तो प्रोटीन खाया, प्रोटीन पचाया, प्रोटीन हमारी बॉडी ने यूज करा और हमारी बॉडी की मसल्स बनाई, और ये सब प्रोसेस एंजाइम्स की वजह से चल रही है। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, कितने लोग बोलते हैं दिमाग का दही, और दिमाग का दही हो गया, दिमाग का दही। यहां पर हमें दिमाग का दही नहीं करना है, यहां पर हमें दूध का दही करना है। सो मिल्क को अगर आपको कर्ड में बदलना है तो आपको इसके अंदर एक बैक्टीरिया डालना पड़ेगा जिसको बोला जाता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हम क्यों यूज करते समझो। आपने सुना होगा नाम जमावन, जिसको बोलना चाहिए दही जमाने के लिए दही का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या करो, थोड़ा सा दही ले लो, थोड़ा सा दही और दूध के अंदर डाल दो, थोड़ा सा दही लेके दूध के अंदर डाल दो और उसको रूम टेम्परेचर पे रख दो, अपने कमरे में ऐसे ढक के छोड़ दो, ढक दो। आपको पतीला थोड़ा गरम गरम लगने लगेगा कि पतीला गरम हो गया, क्योंकि अंदर रिएक्शन चल रही है। लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया जैसे ही मिल्क के कांटेक्ट में आते हैं, ये बैक्टीरिया इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं, और डाइजेस्ट करने के लिए एक एसिडिक एंजाइम निकालते हैं, जिस एसिडिक एंजाइम को लेता है लैक्टोबैसिलाई। लैक्टोबैसिलाई नाम का एंजाइम रिलीज करते हैं जो इस मिल्क को एसिडिक कर देता है, दूध फट जाता है और क्या बन जाता है? कर्ड। क्या बात समझ में आ रही मेरे प्यारे बच्चों को? तो इस तरीके से ढेर सारी एंजाइम हमारे बॉडी के अंदर चलती है। अच्छा, एक बात और बताऊं, यूरिया NH2CONH2, यूरिया को वाटर के साथ एक यूरिएसेस नाम का एंजाइम होता है जो इसको कन्वर्ट कर देता है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो देखो, ऐसे मैंने आपको ढेर सारे एंजाइम्स के नाम बता दिए, ढेर सारे मैंने आपको बता दिए कि एंजाइम इस तरीके से सारी बायोलॉजिकल रिएक्शन है। यूरिया बॉडी में बनता है, मिल्क एनिमल बनाता है, प्रोटीन हम लोग खाने में खाते, तो खाना हम लोग नेचुरली खाते हैं भाई, ऐसा तो नहीं कि मारकर खा गया मैं, ये मारकर उठाया खा गया, ये नेचुरल है क्या? खाना नेचुरल होता है, तो नेचुरल चीज हमारी बॉडी में गई और हमारी बॉडी ने उसको नेचुरली छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया, उसको तोड़ दिया, बड़ी सी चीज को छोटे पार्ट में तोड़ दिया। समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो ये सारी केमिकल रिएक्शन एंजाइम्स करते। तो गाइस, आज की क्लास में हमने एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा। कल की क्लास में
हम लोग एंजाइम के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और एंजाइम की लॉग एंड की थ्योरी पढ़ेंगे और हमारा एंजाइम्स एंड कैटलिस्ट वाला पोर्शन कल खत्म हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे कोलॉइड्स। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, क्योंकि बायोलॉजी वाला थोड़ा सा पार्ट था तो मेरे बहुत सारे ऐसे बच्चे मैथमेटिक्स वाले जिनको इसको डाइजेस्ट करने के लिए जरूरत लगेगी, टाइम लगेगा, तो करो इसको डाइजेस्ट, इसको बढ़िया फटाफट तरीके से नोट करो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।